नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत जब हमें बार बार आजमाती है तब हमारे पास धैर्य और उम्मीद के अलावा क्या बचता है। आज हम आपको ऐसे ही एक राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां पर साधु के दिव्य फल से शुरू हुई ये कहानी और खुशियों और प्रेम, विश्वास और बलिदान की परीक्षा होती है। ये कहानी एक रहस्य और अद्भुत मोड़ पर पहुंच जाती है। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ राज्य में एक राजा राज्य करता था। भगवान ने उसे बहुत सा धन दे रखा था। उसके राज्य में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। एक बार की बात है, वो बहुत निराश था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके राज्य को संभाल सके। फिर रानी भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा था। अब राजा एक दूसरी शादी करता है। वो स्वयंवर रचाता है और शादी कर लेता है। दूसरी शादी से भी उसकी कोई संतान नहीं होती। राजा अपनी किस्मत को कोसने लगता है। अब इसके चर्चे कि राजा की कोई संतान नहीं है दूर दूर तक सारे फैल गई थी। पूरे राज्य में ये खबर थी कि अब राजा की कोई तो संतान है नहीं, कोई उत्तराधिकारी राजा किसको बनाएगा। तभी वहाँ एक महात्मा होते हैं, वो बहुत प्रतापी होते हैं। वो नगर में घूम रहे थे तो उनको पता चल जाता है इस बात का। वो राजा के पास आते हैं और राजा जब द्वार पे आते हैं तो उनको बहुत स्वागत, उनके कर्मचारी जो होते हैं द्वार पे, वो उनको राजा के पास लेके जाते हैं। अब जब राजा के पास ले जाते हैं तो राजा उनकी खूब अवगत करता है। राजा पूछता है, महात्मा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा कहते हैं, मुझे किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम उदास क्यों हो, मुझे तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तो राजा कहता है कि महात्मा मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने दूसरी शादी भी की तब भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। वो राजा को 2 फल देता है अपनी झोली से निकाल के और कहता है ये दोनों रानियों को खिला देना। अब दोनों रानियों को वो फल देता है, दोनों रानियां खाती हैं, लेकिन बड़ी रानी के एक बेटा पैदा होता है कुछ समय बाद और छोटी रानी के कुछ भी नहीं होता। अब वो बालक किसी भी तरह, वो थोड़ा थोड़ा समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। राजा उसको शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में भेज देते हैं। वहाँ पर मंत्री का एक बेटा था जो वहाँ शिक्षा ले रहा था। उन दोनों की वहाँ पे खूब गहरी दोस्ती हो जाती है। वो साथ ही पढ़ते, साथ ही खाते, साथ ही सोते। अब सारा काम वो साथ साथ किया करते थे। एक बार उनकी जब शिक्षा पूरी होती है, वो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं तो अपने राज्य में आते हैं। उनका बहुत स्वागत किया जाता है, धूमधाम से पूरे नगर को सजाया जाता है। वो अपने घर में, महल में पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो मूर्तियाँ हैं वो वहाँ लगी हुई हैं, खूब सुंदर सजा हुआ है। उन मूर्तियों में से एक मूर्ति उन्हें बहुत पसंद आती है, राजा के बेटे को। वो मूर्ति ऐसे लग रही थी, बहुत सुंदर थी और ऐसे लगती थी कि जैसे ये जिंदा प्राणी हो। वो उसको देखकर सोचता है कि जब मूर्ति इतनी सुंदर है तो जिसकी ये मूर्ति होगी वो कितनी सुंदर होगी।
वो मंत्री के बेटे को भी बताता है, मंत्री का बेटा भी देखता है, वो कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि जिसकी ये मूर्ति होगी वो कितनी सुंदर होगी। अब राजा का बेटा उसी के बारे में सोचा करता, तो मंत्री के बेटे ने कहा कि अगर आप इसको ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपकी मदद करने को मैं तैयार हूँ। अब दोनों दोस्त वहाँ से घोड़े पे निकलते हैं और जाते जाते जंगल में पहुँच जाते हैं। जब वो जंगल में पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं कि एक महलनुमा पूरा पुराना खंडर है। महल था वो कभी, अब खंडर बन चुका था। वहाँ पर जाके रात हो जाती है तो वो सोचते हैं कि आज रात को यहीं पे विश्राम किया जाए। वो दोनों वहाँ पर रुकते हैं। राजा के बेटे को तो तुरंत नींद आ जाती है थका होने के कारण, लेकिन मंत्री का जो बेटा होता है वो कहता है कि मैं भी सो गया तो हो सकता है रात में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे सोना नहीं चाहिए। वो अपने हाथ में एक कट लगा देता है जिससे उसको बहुत तेज़ दर्द होता है और वो दर्द के कारण उसको नींद नहीं आती और वो उठा रहता है। आधी रात को वहाँ पर एक सड़क से चलते हुए एक बुजुर्ग आदमी और एक लड़की सुंदर सी आती है जिसकी पायल की मधुर ध्वनि हो रही थी। वो देखता है पलट के कि कौन है, देखता है कि एक बूढ़ा आदमी है और उसके साथ एक सुंदर लड़की आ रही है। वो एक कोने में वहाँ पर आके बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। मंत्री का बेटा उनकी बातें चुपचाप से सुनने लगता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो कह रहा था कि ये आए तो हैं यहाँ पर राजकुमारी को ढूंढने के लिए, लेकिन ये उसको जानते नहीं हैं, इन्होंने कभी उसको देखा नहीं, ये उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर इनमें से कोई ऊपर वाले कमरे में जाके वहाँ एक संदूक में एक नक्शा पड़ा है, उस नक्शे को ले लें तो उस नक्शे के द्वारा ये वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वो सुन लेता है और ये बात बोल के वो वहाँ से उठ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मंत्री का बेटा रात में ही वहाँ पर जाता है और वो नक्शा निकाल के ले आता है। सुबह जब वो जाने लगते हैं वहाँ से तो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, उनको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं चल रहा था। अब वो जो नक्शा होता है मंत्री का बेटा उसको निकालता है और उससे वो जंगल पार करते हैं। अब बाहर पहुंच गए थे, वो एक राज्य में पहुंचते हैं। वहाँ पर वो घूम रहे थे तो उनको लगा कि अब हमें राजकुमारी का पता कैसे चलेगा। तो उनको एक सुनार की दुकान मिलती है। सुनार की दुकान मिलती है तो वो सुनार के पास जाते हैं और कहता है मंत्री का बेटा कि एक सुंदर सी चिड़िया बनाओ सोने की, जो जिसके नीचे टायर भी लगे हों, जो खूब अच्छी सुरीली आवाज़ भी करती हो, ऐसा चिड़िया हमें बना के दो। सुनार वो चिड़िया ऐसी ही उनको बना के देता है और जो राजा का बेटा होता है वो चिड़िया के अंदर छुप जाता है। अब जब वो छुप जाता है मंत्री का बेटा उसको बाजार में से लेकर के चलने लगता है। उसने पकड़ा हुआ था और उसको लेके चल रहा था। वहाँ से राजकुमारी की बग्गी भी आ रही थी। राजकुमारी जब देखती है, सुरीली आवाज़ सुनती है और उस चिड़िया को देखती है, उस पर मोहित हो जाती है और उसको खरीदना चाहती है। तो जो मंत्री का बेटा होता है वो कहता है कि अगर आप इसको खरीदना चाहती हैं तो आपको बहुत सी मोहरें देनी होंगी, बहुत सा धन देना होगा। वो तैयार हो जाती है और उसको खरीद लेती है। एक पेटी सोना भर के वो मंत्री के बेटे को देती है और चिड़िया लेके चली जाती है। चिड़िया लेके अपने कमरे में जहाँ वो सोई थी वहाँ एक कोने में बाद में सोते टाइम रख देती है। अब जब आधी रात होती है मंत्री का बेटा उसमें से निकलता है और उसके जो अंधेरे में उसके पैर से एक फूलदान गिर जाता है जो टूट जाता है। उसकी आवाज़ से राजकुमारी की नींद खुल जाती है।
जब राजकुमारी की नींद खुलती है तो वो अपने कमरे में एक अजनबी को देख करके डर जाती है। मंत्री का, वो जो राजा का बेटा होता है, वो कहता है तुम मुझसे मत डरो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो इस चिड़िया में छुपा हुआ था और तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ, और मैं एक राजकुमार हूँ और किशनगढ़ का राजा का मैं बेटा हूँ। अब जब उसको सारी बात बताता है तो वो जो राजा का बेटा होता है वो वहाँ पर बैठता है और राजकुमारी उससे उसकी बातें भी अच्छी लगती हैं और उससे प्रेम करने लगती है। अब राजकुमार कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो कहती है ठीक है चलेंगे, पर कैसे चलेंगे? वो कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, मेरा जो साथी है जिससे जिससे तुमने मुझे इस चिड़िया को ख़रीदा था वो मेरा दोस्त है और वो कुछ देर में यहाँ पे 2 घोड़े लेके आने वाला है, हम उसी में निकल के चले जाएंगे। अब राजा का दोस्त घोड़े लेके आता है और वो उसमें बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उनको कोई नहीं देख पाता रात को। अब जब सुबह होती है तो राजकुमारी को उसकी दासियाँ उठाने के लिए आती हैं, राजकुमारी को नहीं पाती, वो सबको बताते हैं और सब उनको राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी किसी को नहीं मिलती। फिर राजा के पास जाते हैं, राजा को भी ये बात बताते हैं। राजा अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को इधर उधर राजकुमारी की खोज करने के लिए भेजते हैं, लेकिन राजकुमारी उनको कहीं नहीं मिलती। इधर ये दोनों जब राजकुमारी को लेके जा रहे थे तो जंगल में पहुंचते हैं। अब वहाँ से इनको बाहर निकलने का फिर रास्ता नहीं पता चल रहा था। ये वहाँ घूमते घूमते फिर उसी जो खंडहर नुमा महल होता है वहीं पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं वहाँ पर फिर वही रात होती है। ये दोनों राजकुमार और राजकुमारी दोनों वहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन मंत्री का बेटा फिर भी उठा रहता है, उन पहरेदारी करता रहता है। वो सोचता है कि ये तो सो गए और मैं भी सो जाऊंगा तो कुछ भी घटना घट सकती है। अब वो जो है वहाँ से फिर वो बुढ़ा आदमी और वो लड़की, सुंदर लड़की, फिर आते हैं, उसी कोने में बैठते हैं और फिर वो बुढ़ा आदमी कहने लगता है ये राजकुमारी को ले तो आए पर राजकुमारी से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये घर जाएंगे तो इनकी जो सौतेली माँ है राजकुमार की, ये राजकुमार को अपने साथ लेके चली जाएगी और उसको अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के उसमें जहर डाल के इसको खाना देगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो जाते हैं महल और वहाँ पर फिर वही घटना घटती है। जैसे ही ये वहाँ पहुँचते हैं राजकुमारी को लेके बहुत वहाँ पर स्वागत होता है और वो फिर जैसे ही घर पहुँचते हैं और जो छोटी रानी है वो आती है और कहती है राजकुमार को कि चल मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम्हारे आने की खुशी में और बहुत दिनों से तुमने मेरे साथ भोजन नहीं किया। तो वो लेके चली जाती है। जैसे ही वो राजकुमार के आगे खाना देती है, मंत्री का बेटा पहुंच जाता है और उसको कहता है कि महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है और उसको वहाँ से लेके चला जाता है और भोजन वो नहीं कर पाता तो वो बच जाता है। अब फिर वो सोने लगते हैं। जब सोने लगते हैं तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि जैसे बुजुर्ग ने कहा था कि जब ये सोएंगे तो अगर वहाँ से ये बच गया तो जो छोटी रानी है वो कमरे में आग लगा देगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा ही होता है, वहाँ से तो ये खाने से बच जाता है, लेकिन जब ये रात को सोते हैं तो राजकुमार के कमरे में आके मंत्री का बेटा छुप जाता है। जब ये छुप जाता है वो रानी आती है छोटी और वहाँ आग लगा के चली जाती है। आग चारों तरफ भयंकर रूप से फैल जाती है। जब आग फैल जाती है तो जो मंत्री का बेटा होता है, जैसे उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था कि जो ऊपर वाला कमरा है उसमें 5वां कमरा है, उसमें से जो उस कंबल को निकाल के लेके आएगा और जो इन दोनों के ऊपर ये उड़ा देगा तो ये बच जाएंगे। ऐसा ही वो मंत्री का बेटा
करता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो राजकुमार उसको पकड़ लेता है और कहता है तू मेरे कमरे में कैसे आया इस टाइम पे, और वो सोचता है इसी ने आग लगाई होगी, ये मेरे को हमको मारना चाहता है। अब उसको जो है कि सज़ा मौत की सुना देते हैं। जब उसको मौत की सज़ा होती है तो वो फिर सोचता है कि अब मेरे को मरना तो है ही, चाहे मैं फांसी लगा खत से मरूं, चाहे मैं बाबा ने जैसा बताया है उस ढंग से मरूं। तो अब ये क्या करता है कि सोचता है कि फांसी लगा के मरने से तो अच्छा है कि मुझे सच बता देना चाहिए। बाबा ने कहा था कि अगर ये कोई जो सच बताएगा ये किसी को भी, और ये पत्थर का हो जाएगा। तो अगर कोई इसके ऊपर यहाँ से जो ऊपर वाले कक्ष में एक मटका रखा हुआ है, उसमें से अगर वो कोई ले जाके इसके ऊपर अमृत कलश है, वो अगर उस अमृत कलश को ले जाके इसके उसके ऊपर छिड़क देगा तो वो पत्थर का आदमी फिर सोने का आदमी बन जाएगा। तो अब राजा का जो बेटा होता है वो जाता है, फिर पत्थर का जब वो बन जाता है तो राजा का बेटा वहाँ पे जाता है फिर पुरानी हवेली में, और फिर वही बुजुर्ग आदमी आता है और वो लड़की आती है, फिर वो दोनों बात करते हैं तो वहाँ पर फिर वो बुजुर्ग बोलता है कि अगर कोई उस पत्थर बने हुए के ऊपर अगर कोई ये अमृत कलश यहाँ से ले जा कर के पांचवें जो कमरे में अमृत कलश रखा हुआ है उसको ले जा कर के उसके ऊपर वो पानी डाल देगा तो वो फिर से इंसान बन जाएगा। अब राजा का बेटा जब रात को ये बात सुनता है तो फिर वो कलश निकालता है और वहाँ से ले जाता है और अपने दोस्त के ऊपर वो अमृत जल छिड़कता है। अमृत जल डालने के बाद वो एक इंसान का रूप ले लेता है, इंसान बन जाता है दोबारा। फिर वो अपने दोस्त के गले लगता है। छोटी रानी को कारावास में कैद कर लिया जाता है और राजकुमार ने अपनी मित्र की भी एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर देता है। तो और उन दोनों के जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।